हेलो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक पार्ट लास्ट वीडियो में हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक तक बात कर चुके थे। अब हम लोग जो है ईस्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ईस्टर के बाद हम लोग बात करेंगे अमाइन, अमाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है आज का पहला है ईस्टर। ईस्टर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड COO। जैसे कार्बोक्सिलिक का था बॉन्ड COOH, तो ईस्टर का हो गया RH को हटा के R लगा दिया तो इस, अगर H को हटा दिया R लगा दिया तो ईस्टर बन गया, R को हटा के H लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक। ये है कार्बोक्सिलिक, ये हो गया ईस्टर। अब हम देखें ईस्टर के लिए हमेशा OH सफिक्स का यूज करेंगे बेटे। जैसे पोटेशियम बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, ठीक है, मिथाइल बेंजोएट, इस तरीके से हम लोग OH सफिक्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं उसमें से एक वैलेंसी को एल्काइल रेडिकल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा या फिर एरोमेटिक रिंग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कार्बन की जो 2 वैलेंसीज हैं बाकी की उसको ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और बाकी की जो एक वैलेंसी है एल्काइल ऑक्सी एल्कोक्सी ग्रुप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बनने वाले इस कंपाउंड को बेटे ईस्टर कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, those compounds in which the one first valency of the carbon is satisfied by the aromatic ring या alkyl radical and 2 other valencies of the carbon are satisfied by the oxygen and the 4th valency of the carbon is satisfied by the alkoxy group, alkoxy group के द्वारा satisfied की जाती है 4th valence, then that is called ester। अब ध्यान से सुनो, ईस्टर में हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहां पर अपन ले लेते हैं कंपाउंड, यहां लेते हैं बेटे अपन कॉमन नेम, या इनमें डायरेक्ट हम लोग IUPAC नेम ही देखते हैं। IUPAC नेम देखिएगा, यहां पर मैंने लिया यहां पर मिथाइल, ठीक है। इसके बाद में ले लिया आपने COO, ये मिथाइल और ये COO। इसके बाद में ले लिया C6H5, R की जगह मैंने C6H5 ले लिया। इसके बाद में C6H5 यहां ले, AR की जगह, AR मतलब बेंजीन की रिंग, AR ग्रुप को यहां भी जोड़ सकते हैं यहां, तो यहां पे जोड़ दिया मैंने AR की जगह C6H5। फिर ये बॉन्ड लगाया, ये C लगाया, OO, इसके बाद मैंने लिख दिया AG। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, C6H5 बॉन्ड COO और यहां लिख दिया मैंने K, पोटेशियम। अब इसका IUPAC नाम क्या है, ध्यान से सुनो। अगर यदि मैं इस कंपाउंड को हटा दूं तो यहां पर इस कंपाउंड, ये देखिएगा, यहां आसानी से समझ में आएगा, तो ये देखिएगा। अगर यदि मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसको सिल्वर कहते हैं, इसको बेंजीन कहते हैं और इसके लिए पूरे ग्रुप के लिए OH लगाते हैं। वो इसलिए हटा दिया था कि ताकि समझ में आपको थोड़ा सा दिक्कत आती। यहां पर देखिएगा, ये हो गया आपके पास सिल्वर, ये हो गया बेंजीन, तो इसके लिए OH लगाता है, तो यहां हो गया सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। इसके बाद में ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया OH, इसके लिए OH लगाता है, तो हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है ना बेटा। ये देखो, ये हो गया ईस्टर, OH लगाना है, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है AR या R और बॉन्ड C ये OOR। ये R की जगह कोई मेटल भी आप जोड़ सकते हैं, इथाइल भी जोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप लेने वाले हैं एमाइन। एमाइन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटे बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2। अब ये अमोनिया से बना हुआ है। अमोनिया से कैसे बना देखो,
अमोनिया का जनरल फॉर्मूला होता है, इसके लिए अमाइन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो यहां आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए अमीनो सफिक्स का यूज करेंगे, प्रीफिक्स हो जाएगा ये। अमीनो पहले लगाएंगे, आईयूपीएसी नाम में कहां लगाएंगे इसको पहले, तो ये प्रीफिक्स है। अब ये बना हुआ है अमोनिया से, अमोनिया में फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला बेटे NH3। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ध्यान से सुनो, और इससे अमाइन ग्रुप कैसे बनता है वो बता दो। नाइट्रोजन जो है वो उसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 2 तो के शेल में हो गए और बाकी के 5 बाहर वाली शेल में हो गए, बैलेंस शेल। तो यहां पर 1 2 3 4 5 ये बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है ये नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन लाना है इसको, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते, 3 इलेक्ट्रॉन के थ्रू 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां की जगह ये देखो आप, ये 3 हाइड्रोजन है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों की शेयरिंग से एक कोवलेंट बॉन्ड इधर एक इधर बन गया। यहां ये जो अमोनिया है इसके पास ये लोन पेयर बैठा हुआ, ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन ये लोन पेयर फ्री है, किसी भी रिएक्शन में किसी भी एटम को ये डोनेट कर सकता है। अब जब ये डोनेट कर सकता है लोन पेयर को, तो वैज्ञानिक लुईस ने बोला था ऐसा कंपाउंड जो अपने जिसके पास कोई लोन पेयर हो और जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता हो उसको लुईस बेस कहते हैं। फिर से बोल के दिखा रहा हूं, ऐसा कंपाउंड जिसके किसी भी एटम के जिसके एक मॉलिक्यूल के किसी भी एटम के पास एक लोन पेयर हो और वो लोन पेयर किसी रिएक्शन में किसी दूसरे एटम को दे सकता है, तो उसको लुईस बेस कहते हैं। तो ये जो अमोनिया है लुईस बेस की तरह काम इसलिए करता है क्योंकि ये लोन पेयर रहता है इसके बाद और ये किसी रिएक्शन में इसको दे सकता है, तो लुईस बेस उसको कहते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, लोन पेयर तो होना चाहिए, अमोनिया के पास लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, इसीलिए लुईस बेस कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट फॉर यू, 11th क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर अमोनिया का स्ट्रक्चर आपने कुछ ऐसा देखा बेटा, ये देखो। अब यदि मैं इस अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, यहां की जगह R जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा मालूम है आपको? ये R हो जाएगा और NHH मिलके क्या बनाएगा? NH2 ग्रुप बन जाएगा। ये देखो, इसको कहते हैं प्राइमरी अमाइन। ये अमाइन ग्रुप से एक R जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे बेटे? प्राइमरी अमाइन। अगर मैं एक H और हटा के यहां पर दूसरा भी R जोड़ दूं तो R2NH बचेगा, R2NH, तो यहां पर हो गया बेटे R2NH। इसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइन क्योंकि 2 R हो गए। यहां पर भी इसे H को हटा दो और यहां R जोड़ दो, इसको कहते हैं R3NH, सॉरी R3N बचेगा, R3N। बेटे देखो ये हो गया टर्शियरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। अगर अमोनिया के किसी भी हाइड्रोजन को हटा के एक एल्काइल रेडिकल जोड़ते हो आप तो अमाइन ग्रुप बनता है। अमाइन 3 प्रकार के होते हैं बेटे, प्राइमरी अमाइन 1R, सेकेंडरी अमाइन 2R, टर्शियरी अमाइन 3R। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया अभी आपके पास, है ना बेटा। अब यहां पर अमाइन ग्रुप से बनने वाले कंपाउंड हम लिखने वाले हैं। यहां पर लिख लेंगे अपन बेटे कंपाउंड, और यहां पर लिख देंगे यहां पर उनका यहां कंपाउंड, और डायरेक्ट देखेंगे IUPAC नेम, क्योंकि बेसिक में ज्यादा वीडियोस रहेंगे बेटे। देखो यहां कंपाउंड में, यहां ऐसा कंपाउंड, इसकी क्या डेफिनेशन होती है अमाइन की? देखो ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन की कोई ना कोई एक वैलेंसी को मिनिमम किसके द्वारा सेटिस्फाई करना पड़ेगा? एल्काइल रेडिकल के द्वारा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नाइट्रोजन की अगर एक वैलेंसी एल्काइल रेडिकल सेटिस्फाई करता है और बाकी की जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करना पड़ेगी। संख्या कुछ भी हो सकती है, ये कम ये ज्यादा है कम, कुछ भी हो सकता है। एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा जैसे अभी बताया, और तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 एल्काइल रेडिकल जोड़ दिए तो भी उसको अमाइन बोलना है। कंपाउंड में एल्काइल रेडिकल यहां जोड़ो NH2 यहां, तो यहां पर सबसे पहले बचेगा बेटा जिस एग्जांपल को, ये हो गया CH3 और बॉन्ड NH2। कॉमन नेम मिथाइल अमाइन हो गया। IUPAC नाम अमीनो मीथेन, तो बोलिएगा अमीनो मीथेन।
एक कार्बन को मीथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और NH2 का एमाइन कहते हैं। अमीनो मीथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अमीनो मीथ। अगर मैं ये ले लूं C2H5 ले लूं, C2H5 को ऐसा एक्सपॉन्डेड लिख सकते हैं CH3CH2 C2H5 और ये हो गया बॉन्ड NH2। इसको कहते हैं इथेन, ईथ एन, और इसको अमीनो कहते हैं, अमीनो ईथ एन, अमीनो इथेन, क्योंकि दो कार्बन को ईथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को एन, तो अमीनो इथेन हो गया बेटा, अमीनो इथेन। उसी प्रकार से अगर मैं प्रोपेन जोड़ता हूं CH3 CH2 CH2 बॉन्ड NH2, बेटा सुन लो ये कितने कार्बन है बताओ, 1 2 3, तो प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहां पर NH2 को अमीनो कहते हैं, तो अमीनो प्रोप एन, अमीनो अमीनो ये प्रोप और ये एन। प्रोप पूरी ब्रांच को कहते हैं बेटा, ये पूरी ब्रांच का नाम है, ऐसा नहीं कि इसी का नाम है, ये प्रोपेन है ये पूरी ब्रांच, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड हो गया, तो अमीनो प्रोपेन हो गया, अमीनो प्रोपेन। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है बेटे। तो यहां एक्स्ट्रा नॉलेज ये हुआ कि अमोनिया को लुईस बेस कहते हैं, ये देखो, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, आंसर बस इतना। लुईस बेस किसको कहते हैं? वो कंपाउंड जो जिसके मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पर लोन पेयर है और जो अपने लोन पेयर को किसी रिएक्शन में डोनेट कर सकता है जिसको जरूरत हो, उसको लुईस बेस कहते हैं, ठीक है ना। अब अमाइन, इससे एक्स्ट्रा नॉलेज क्या लिया था, अमाइन 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी अमाइन, दूसरा होता है बेटे सेकेंडरी अमाइन, और तीसरा होता है टर्शियरी अमाइन। एक आर प्राइमरी अमाइन, 2 आर सेकेंडरी अमाइन, 3 आर टर्शियरी अमाइन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ना। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, साइनाइड, और दूसरा होता है आइसोसाइनाइड। साइनाइड में एल्काइल रेडिकल एरोमेटिक रिंग के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन को इस साइड रहना पड़ेगा। यहां अगर बात करें ना बेटा, तो कभी बोलेगा कि नाइट्रोजन अगर कहे कि भाई मेरे को भी बॉन्ड बनाना है, तो ये भी हो सकता है, कंडीशन अप्लाई करेंगे तब नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन को फिर इस साइड होना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे की मतलब सहमति से क्या करते हैं, कभी कार्बन बॉन्ड बनाता है, कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन को इस साइड रहना पड़ेगा, अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा कार्बन को इस साइड। ठीक समझ में आ रहा है? तो ये आपस में सेट करते हैं कंडीशन के ऊपर, कितना टेम्परेचर ले रहे हैं, कितना प्रेशर ले रहे हैं, कौन सा कैटेलिस्ट ले रहे हैं, तो ये उस बात पर डिपेंड करता है। अब साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से सुनिए, बना कैसे, और ये बना कैसे। ऊपर का बॉन्ड एरो वाला होता है, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये ऊपर का बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है, एरो वाला बॉन्ड कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम दूसरे एटम को पूरा पेयर ट्रांसफर कर दे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसको अपन समझते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे, 4, ये देखो 1 2 3 4। नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे, 5, ये देखो 5। इसको ऑक्टेट पर पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां रहती है। इसको पूरा ऑक्टेट पूरा करना है अपने पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 4 और चाहिए, तो 3 तो इस साइड से आ जाएंगे और एक इस साइड से आ जाएगा, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड, एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना, और एक बॉन्ड कार्बन का खाली रहता है, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए एल्काइल रेडिकल भी आ सकता है, एरोमेटिक रिंग भी आ सकती है। तो एक ऐसा, ये देखो एरोमेटिक रिंग या एल्काइल रेडिकल का एक कार्बन ही आ जाए, ये बन गया साइनाइड का स्ट्रक्चर। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की एक वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करेगा बेटा, एल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग, और कार्बन की जो 3 वैलेंसीज हैं वो किसको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, नाइट्रोजन को। बनने वाले इस कंपाउंड को हम साइनाइड कहते हैं, और साइनाइड के लिए नाइट्राइल सफिक्स का यूज करेंगे, नाइट्राइल। और इसके लिए आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए आइसोनाइट्राइल का यूज करना पड़ेगा। ये देखो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। यहां नाइट्रोजन है बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 7। ये देखो 1 2, यहां ले लीजिए 1 2, इसके बाद 1 2 3 और ये 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे होते हैं। कार्बन की बात करो तो कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4।
अब यहाँ बॉन्ड अगर बना भी लेते तो कार्बन के अगर ये दो बॉन्ड बना भी लेते तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन और 2 की कमी हो गई है। अभी कार्बन कभी ऐसा नहीं होता कि कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के बाद 4 6 इलेक्ट्रॉन हो, 2 4 6 प्रॉब्लम हो गई। अगर कार्बन को बुरा लग रहा है कि भाई मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कभी ऐसा होता नहीं कि मैं बनाऊं कि सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने के बाद मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं हो, कार्बन ये कहता है, डिग्निटी मेंटेन की है मैंने हमेशा, और मेरे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए रहते हैं। नाइट्रोजन ये कहता है कि भाई तू टेंशन मत कर, मैं अभी इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर मैं दे रहा हूं, तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और इसके बाद में यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये पेयर इधर शिफ्ट हो गया और पेयर शिफ्ट किसकी तरफ से हुआ, नाइट्रोजन की तरफ से कार्बन की ओर, तो यहां नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया फ्रेंड्स। ये पेयर यहां, ये पेयर इधर चला गया। ये नाइट्रोजन फिर यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड बनाने के लिए ये नाइट्रोजन का एक बॉन्ड या तो एल्काइल रेडिकल को सेटिस्फाई करना पड़ेगी या बेंजीन की रिंग को, बनने वाले इस कंपाउंड को आइसोसाइनेट कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड बना है। तो नाइट्रोजन ने 1 2 3 नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, कभी-कभी इस पेयर के थ्रू भी बना सकता है। तो नाइट्रोजन कैसे बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, जिसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन जनरली 3 ही बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके ये चौथा बॉन्ड भी बना सकता है। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी बना सकता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपके पास, क्लियर हुआ। इसके बाद में आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, सच इज द कंपाउंड इन विच द फर्स्ट वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय द एल्काइल रेडिकल या एरोमेटिक रिंग एंड 3 अदर वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय द नाइट्रोजन, देन दिस इज कॉल्ड द साइनाइड कंपाउंड। Such as the compound in which the first valency of the nitrogen is satisfied by the alkyl radical या aromatic ring, and 3 other valencies are satisfied by 2 other valencies of the satisfied by the carbon, and third valency and fourth valency, अब यहाँ पर नाइट्रोजन की fourth valency, नाइट्रोजन fourth valency is satisfied by the carbon, ठीक है, by donating to the electron pair from nitrogen to the carbon atom, तो this is called the isocyanic। अब हम इनके कंपाउंड देखने वाले, ध्यान से देखिए। नाइट्राइल सफिक्स यूज करोगे, वहां आइसोनाइट्राइल सफिक्स का इस्तेमाल करना है। यहां पर लिखेंगे हम लोग कंपाउंड बेटे, यहां पर लिखेंगे उनके नेम, आईयूपीएसी नेम, यहां पर लिखेंगे कंपाउंड और यहां लिखेंगे बेटे नेम। यहां पर हम देख रहे हैं बेटे, सबसे पहले साइनाइड ग्रुप के कंपाउंड की बात करते हैं। यहां मिथाइल जोड़ दीजिए, CH3 बॉन्ड CN, CN लिख सकते हो आप, यहां बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, CN अंडरस्टूड है वो। इसके बाद इथाइल और यहां पर ये देखो, यहां डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम देख रहे हैं बेटे, मिथाइल साइनाइड तो कॉमन नेम है, इथाइल साइनाइड कॉमन नेम, हम देख रहे हैं आईयूपीएसी नेम, तो हम इसको मिथाइल ही बोले। मिथाइल के बाद डायरेक्ट CN के लेकर लगा दें नाइट्राइल, तो मिथाइल नाइट्राइल हो जाएगा बेटे। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल नाइट्राइल, इसका नाम मिथाइल नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल। इसके बाद यहां पर आइसोसाइनेट में लिख देंगे मिथाइल NC लिख देंगे, CH3NC, C2H5NC, इसको लिख सकते हैं बेटे हम लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड, NC है इसलिए आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सॉरी मिथाइल आइसोनाइट्राइल, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। ये जो मैंने नाम बोला था मिथाइल आइसोसाइनाइड वो कॉमन नेम है ना। इसके बाद ये हो गया C2H5 इथाइल इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इथाइल आईयूपीएसी नाम क्या रहेगा, इथाइल आइसोनाइट्राइल, इथाइल और इसको आइसोनाइट्राइल। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में साइनाइड देखा आपने, आइसोसाइनाइड देखा बेटे। यहां की जगह क्या होता है आपका जनरल 99% जो है बेसिक पूरा क्लियर हो गया आपका। अब बड़े लेवल के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि जब भी कंपाउंड कोई भी बनेगा तो मैं आपको वहां उसी समय करके दिखाऊंगा। 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हेलो एल्केन हेलो एल्कीन।
वहां पर जितनी भी रिएक्शंस होंगी यही सारे कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलोरीन। अब इसके बाद की जो वीडियो बेसिक का जो भी वीडियो बनेगा उस वीडियो में यहां पर जितना भी पढ़ा था वही नोट्स आपको सेम लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होने वाले हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। उसमें सिर्फ नोट्स रहेगा, कोई थ्योरिकल पार्ट थ्योरी क्लास नहीं होगी, सिर्फ नोट्स का वीडियो रहेगा जो मेरे द्वारा हैंड रिटन है। ये देखिए मेरे सामने रखे हुए, ये देखो जो आपने ये देखा है तो बोर्ड पर भी नोट्स हैं ये, लेकिन अगर आपको ऐसा प्रिंटेड चाहिए तो ये प्रिंटेड आप नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको मिलने वाले हैं। ओके बेटा।